के माननीय अध्यक्ष महोदय का माननीय सदस्य श्रीमती शबनम परवीन, राज्य खाद्य आयोग के माननीय कुछ देकर स्वागत एवं अभिनंदन सहयोग करें। आप लोग जोरदार ताली बजाएं। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वावाराधितो धन धाम सुतान मनुष्यो प्रसादे भविष्यति संशय। आइए ना प्लीज। सभी विचार व्यक्त करें। मंचासीन सभी पदाधिकारी, हमारे आयोग के सदस्य, पहले तो मेरा जोहार स्वीकार करें आप लोग। उसके बाद मैं अपनी बात रखना शुरू करूं, उससे पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए भी कि आखिर आज का कार्यक्रम आयोजित क्यों किया गया और आप लोगों को इस खराब मौसम में क्यों कष्ट दिया गया। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी बैठक का या किसी भी विषय के बारे में क्यों, चूँकि मैं मूलतः पत्रकार रहा हूँ, पत्रकार को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि क्या, क्यों और कहाँ, इसकी जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को ये जानकारी पहले होनी चाहिए कि आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है और आप लोग क्या हैं। मैं जब अन्य जिलों में जाता हूँ और ये सवाल सभी सम्मानित मुखिया गण से पूछता हूँ कि आप बताएं कि क्या आपको पता है कि आप क्या हैं, तो सबको लगता है कि मैं पहले पूछ रहा हूँ। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ कि आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि आप सिर्फ निर्वाचित मुखिया नहीं हैं, बल्कि आप समाज की नींव हैं। और नींव जब तक मजबूत नहीं होगा, कोई भी इमारत मजबूत नहीं हो सकती है। न जिला खड़ा हो सकता है, न राज्य खड़ा हो सकता है, न देश खड़ा हो सकता है। ये देश तभी विकसित होगा, ये राज्य तभी विकसित होगा, जिला तभी विकसित होगा जब हमारे मुखिया जानकार होंगे, अपने हक अधिकार के बारे में जानेंगे और अपने लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का संघर्ष करेंगे। इसलिए आपको ये एहसास दिलाने आए हैं कि आप इस समाज की नींव हैं और आप जितना मजबूत होंगे उतना ही व्यवस्था मजबूत होगी। तो आपको अपने कर्तव्य का बोध कराने खाद्य आयोग आया है और राज्य के हर जिले में भ्रमण कर रहा है। ये आपका 13वां जिला है जहां खाद्य आयोग पहुंचा है। अब आपकी जिम्मेवारी क्या है और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई गई है, बड़ी सोच समझकर हमने ये रूपरेखा बनाई है। इसका मूल मकसद है कि जिले के अधिकारी आप लोगों को ये बताएं कि NFSA की योजनाएं क्या क्या हैं, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि किस योजना में क्या मिलता है और वहाँ अगर नहीं मिलता है तो शिकायत कहाँ करनी है। ये जिला के अधिकारियों से ये बात इसलिए बताई जाती है कि खाद्य आयोग आज आया है, कल
आपके अधिकारी ही आपके ज़िले में रहेंगे। अधिकारी अगर किसी योजना के बारे में आपको बताते हैं और कल की तारीख में ये मुकर जाते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, योजना में तो ये नहीं मिलता है, इस योजना में ये मिलता है, तब आप उस अधिकारी से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपने आयोग की बैठक में तो कहा था कि ये मिलता है, ये अधिकार है, ये आपको इस योजना में ये मिलना है। अधिकारियों द्वारा आपको जानकारी देने का, दिलाने का मुख्य उद्देश्य ये है। यहाँ कोई सेमिनार नहीं है कि लोगों ने भाषण दिया, आप श्रोता की तरह ताली बजाएं और चले गए। ये कार्यक्रम सफल तब होगा या आयोग का प्रयास सफल तब होगा जब इस कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको दी जा रही हैं वो जानकारी सिर्फ आपको अपने तक नहीं रखना है, बल्कि आपको अपने पंचायत के हर लोगों को ये बताना है कि तुम्हारा अधिकार क्या है। दूसरी बात मैं हर जिले में कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, आप लोगों के पास विकास के तमाम फंड आते होंगे, विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने का जिम्मा भी आपके पास है। सड़क बनानी है, नाली बनानी है, तमाम तरह के ये काम करने हैं। ये आपका विवेक है, आपका अधिकार है, आप कौन सा काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। मैं हर जगह ये आग्रह करता हूँ और करबद्ध आग्रह करता हूँ कि आप इन योजनाओं को, जिन योजनाओं के बारे में आज विस्तार से बताया गया, इन योजनाओं को आप अपना धर्म मानिए। NFSA को लागू कराना अपना आप धर्म मानिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे ग्रंथों में, चाहे वो किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हर धर्म का ग्रंथ ये कहता है कि नर में ही नारायण बसते हैं, मतलब मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। और मनुष्य की सेवा अगर आपने कर दी तो वो सबसे बड़ा धर्म का निर्वाह आपने कर दिया। और ये जो NFSA की जितनी योजनाएं हैं ये किनके लिए है? ये समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए है। और समाज में जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, वो जो सबसे गरीब है, सबसे असहाय है, तभी तो सरकार उनके लिए कार्ड दे रही है, उनके लिए सहायता दे रही है, क्योंकि वो कमज़ोर है, उनको मुख्यधारा में लाना है, उनको उनकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अन्य योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करना है ये आप अपने विवेक से करें, लेकिन इन जो NFSA की जितनी भी योजनाएं हैं, अब जैसे DSC ने कहा कि स्कूलों में मेनू है, इसलिए मैंने DDC जो AC हैं अभी पद है, उनको भी ये कहा गया कि आप जो मेनू है स्कूल में खाना देने की, उसकी एक एक प्रति आपको दे दें। अब आप उस प्रति को ले जाके घर में फाइल में रख दें। मकसद न आयोग का पूरा होगा, न आपका मकसद पूरा होगा। वो मेनू की कॉपी आप लोग को इसलिए दी गई है कि आप अपने पंचायत के स्कूलों का जब तब अचानक बताकर, बिना बताए निरीक्षण करें और ये देखें कि मेनू के अनुसार बच्चों को भोजन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है। और दूसरी चीज, हर स्कूल में ये प्रावधान है कि मेनू की कॉपी स्कूल के दीवार पर सूचना पट पर टंगी होनी चाहिए। टंगी है या टंगी नहीं है, ये सुनिश्चित आपको करवाना है कि स्कूलों में मेनू लगी रहे। ये क्यों लगी रहे, इसकी वजह समझिए। अगर मान लीजिए कि किसी दिन अंडा मिलना है या सोयाबीन की सब्जी मिलनी है, मेनू पर लिखा हुआ है और शिक्षक ने या वहाँ की जो प्रबंधन समिति है उसने नहीं बनाया, बच्चे खुद मास्टर से पूछेंगे, मास्टर साहब आज तो सोयाबीन मिलना था, क्यों नहीं मिला? तो मेरा ये मानना है कि सारी गड़बड़ियों की जड़ होती है सूचना को छुपा लेना। सूचना और जानकारियां जैसे सार्वजनिक होगी तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसी तरीके से सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, ये आप सुनिश्चित कीजिए। और आप लोगों के पास फंड भी है, मेरा यह आग्रह है कि आप लोग अपने फंड से, या अगर आपके पास फंड नहीं है, अगर आपको अपनी इच्छा शक्ति है, तो आप जिला प्रशासन से संपर्क कीजिए। जिला प्रशासन भी अगर सहयोग नहीं करता है तो खाद्य आयोग से संपर्क कीजिए। खाद्य आयोग आपको अपने यथाशक्ति भक्ति आपकी करेगा। और आप ये सुनिश्चित कीजिए कि स्कूलों में सूचना पट में मेनू डिस्प्ले हो, आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर वहाँ मेनू डिस्प्ले हो कि कहाँ कब मिलना है, क्या मिलना है, कितनी मात्रा में मिलना है, ये डिस्प्ले हो।
सारे राशन दुकान पर जितने भी पीडीएस की दुकान है वहाँ पर हर जगह मैं जो कह रहा हूँ ये अतिरिक्त बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर विभाग का प्रावधान है, लेकिन ये प्रावधान लागू नहीं हो रहा है कि सब जगह सूचना पट हो, आंगनबाड़ी के बाहर भी सूचना पट हो जिसमें हर योजना की किस योजना में कितनी मात्रा में क्या मिलना है ये डिस्प्ले होना चाहिए। इसी तरह से स्कूलों में होना चाहिए जितनी योजनाएं हैं। और अगर इसके अलावा अगर आप लोग कर पाएँ तो ये आपके समाज के लिए भी, राज्य के लिए भी और खाद्य आयोग के लिए भी आप लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद होगी। आप अपने पंचायत भवन के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगाएं, संभव हो वॉल राइटिंग कराएं, जो भी माध्यम आपको बेहतर लगता है या आप कर सकते हैं। उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी जितनी योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, पीडीएस है, एमटीसी केंद्र जैसे हमारे मेंबर ने बताया, उन सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लिखकर अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो कंटेंट आयोग बनाकर आप लोगों को भेज देगा। वो बड़ा सा होर्डिंग पंचायत भवन के बाहर लगाएं ताकि गांव के आने जाने वाले लोग उस होर्डिंग के माध्यम से ये जान पाएं कि किनको क्या अधिकार मिला हुआ है। जैसे एक अमूमन की शिकायत आती है कि राशन कम देता है डीलर, समय पर नहीं देता है, जैसा हमारे मेंबर ने कहा कि रसीद नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनिश्चित करनी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। और अब सवाल ये उठता है कि कई लोग ये कहते हैं कि नहीं डीलर बात नहीं सुनता है, हम क्या करें। मैं आपको कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसके हर चीज़ के वैधानिक और संवैधानिक तरीके हैं लड़ने के, उसकी आप शिकायत कीजिए। इसीलिए आयोग का जो आपको किट दिया गया है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है। और मैं अमूमन अधिकारियों की तारीफ करने से परहेज करता हूं, लेकिन मैं रामगढ़ जिले के अधिकारियों की संवेदनशीलता की तारीफ करते हुए ये इस बात की खुशी है कि सारे अधिकारियों ने अपने मोबाइल नंबर दिए। आप अधिकारियों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करें, वहाँ बात सुनी नहीं जाती है या उनके निदान से आप संतुष्ट नहीं हैं, खाद्य आयोग को आप व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत करें ताकि हम मिलकर, देखिए आयोग भी तब तक कोई बदलाव नहीं कर सकता है जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। उसी तरीके से आप भी कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं जब तक आयोग का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। दोनों पूरक हैं, ना हम अपने में पूर्ण हैं ना आप अपने में पूर्ण हैं। इसलिए हम आए हैं कि हम लोग मिलकर आगे बढ़ें, हम लोग मिलकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी योजनाएं हैं उसको अक्षरशः लागू कराएं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, यहाँ महिलाओं की संख्या अच्छी है, इसलिए मैं आप ही लोगों के संदर्भ का उदाहरण दे रहा हूँ। अमूमन क्या होता है कि जब कोई पर्व त्यौहार होता है, जिस पर्व त्यौहार में उपवास रखने की का प्रावधान होता है, तो कई बार आप लोगों को पता नहीं रहता है, सुबह उठती हैं कि कुछ खा लेती हैं, आपके बड़े बूढ़े आते हैं पूछते हैं अरे आज तो उपवास करना था तुम तो खा ली। तो फिर आप कहते हैं कि नहीं हाँ हमको तो पता ही नहीं था, हम तो गलती से खा लिए। तो आपके बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अनजाने में खाए नहीं लगेगा, अब मत खाना। तो यही चीज मैं इस संदर्भ में यहाँ चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अब तक यदि आप इन योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं थे तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप जानकारी के अभाव में आप अपने कर्तव्य की ओर पूरा गंभीरता से नहीं लगे थे। लेकिन आज आपको बता दिया गया कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। इसलिए आप लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी योजनाएं हैं उसको लागू कराइए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, देखिए आज अधिकारी इस जिले में हैं, कल इनका तबादला हो जाएगा, ये दूसरे जिले में चले जाएंगे, फिर कोई अधिकारी आएंगे। अधिकारी खाद्य आयोग में आज मैं हूँ, कल कोई और आएंगे। मतलब जो पद पर बैठा व्यक्ति है वो स्थायी नहीं है, लेकिन आप स्थायी हैं। आपका आपके समाज से आज का नहीं कई पीढ़ियों का संबंध है। अगर आपका समाज खराब होगा तो न सिर्फ आज की पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि कैसे हमारे
पूर्वज थे, कैसे हमारे माता पिता थे कि समाज बना नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों को आज जिम्मेवारी दी है। आज आप एक पद पर बैठे हैं, एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां आप समाज का भला कर सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चों को स्कूल में बेहतर भोजन न मिले, मान लीजिए लोगों को पर्याप्त राशन न मिले, तो आप ही के समाज के लोग कुपोषित होंगे, आप ही के समाज के लोग भूखे रहने को मजबूर होंगे। ऐसे में न स्वस्थ समाज बन सकता है, न कुपोषण मुक्त समाज बन सकता है। तो समाज किसका खराब होगा? अधिकारियों का समाज खराब नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी आज हैं कल नहीं रहेंगे। आप स्थायी तौर पर इस समाज में रहेंगे। इसलिए आप ये देखिए, अधिकारी अगर आपको कुछ ऐसी बात कहते हैं जो आपको लगता है गलत है, ये उचित नहीं है, या आपके समाज के लिए उचित नहीं है, या आपके लोगों के लिए उचित नहीं है, तो उस बात के खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए आयोग ने अपना टैगलाइन भी बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ जानेंगे नहीं तो उसको मांगेंगे नहीं। इसलिए आप लोगों को आपका क्या अधिकार है ये बताने के लिए आयोग आया है। दूसरी चीज़, जैसे डीएसओ ने आपको कहा कि आकस्मिक खाद्यान्न निधि होती है। आकस्मिक खाद्यान्न निधि क्या है, क्यों बनाई गई है ये निधि, ये समझना जरूरी है। ये निधि इसलिए बनाई गई है कि कई बार राशन कार्ड बनाने की एक नियम है, उसके एक प्रावधान है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो हर लोग कई बार कई जरूरतमंद का भी राशन कार्ड नहीं बन पाता है। तो अब राशन कार्ड अगर नहीं है तो ये जो NFSA एक्ट है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई अवसरों पर यह आदेश पारित किया है कि किसी परिस्थिति में भी देश का एक भी नागरिक भूखे न रहे। तो इसलिए जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है उनको राशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए आकस्मिक खाद्यान्न कोष की व्यवस्था की गई है कि ऐसे लोगों को जिसका राशन कार्ड नहीं बना है या जिनका राशन कार्ड बना भी है और किन्हीं कारणों से नहीं मिल रहा है, उसको उस राशि से आप तत्काल खाद्यान्न देंगे, आप अनाज उपलब्ध कराएंगे, बाजार दर पर खरीद कर उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी चीज़, ये राशि वो राशि नहीं है कि जो इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाए। मतलब 10,000 रुपये के आपने अनाज जरूरतमंद को दे दिया, उसके बाद फिर आपको 5 आदमी आए कि हम तो भूख से मर जाएंगे, हमारे लिए भी दीजिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि 10,000 हमने दे दिया, अब मेरे पास राशि नहीं है। 10,000 रुपये खत्म हुआ, आप प्रखंड कार्यालय में इस बात की सूचना दीजिए, आपको फिर 10,000 रुपये आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मतलब राशि के अभाव में किसी को अन्न का संकट न हो, यह प्रावधान किया गया है। यह आपकी जानकारी में रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सतर्कता समिति, आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा या सब क्या सुधार होना चाहिए, इसमें कैसे क्या लागू होना चाहिए, आप सुझाव भी दे सकते हैं, आप शिकायत भी कर सकते हैं। इसलिए पदे आप उस सतर्कता समिति के अध्यक्ष हैं। दूसरी चीज़, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, डीलर भी हमारे समाज के ही लोग हैं। डीलर किसी दूसरे ग्रह से आए लोग नहीं हैं। इसलिए डीलर की जो अपनी समस्याएं हैं, उनकी जो अपनी मांग है, उनकी जो शिकायत है, आयोग उनके प्रति भी सहानुभूति रखता है। उनकी जो तकलीफें हैं उसको दूर करने के प्रति भी आयोग सरकार से पत्राचार करेगा, सरकार को सुझाव देगा। ये कहते हुए मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को अधिकतर लोग आते होंगे या डीलर भी कहते होंगे या लोग ये शिकायत करते होंगे कि डीलर ये कहता है कि हमको कमीशन पर्याप्त नहीं मिल रहा है और जो कमीशन मिल रहा है उससे मेरा पेट नहीं भरता है, इसलिए हम अनाज कम दें। ये अमूमन शिकायत आती है, शिकायत आप लोगों के पास भी आती है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो डीलर ऐसे तर्क का इस्तेमाल करता है उससे दो बात पूछिए। पहला ये कि डीलरी देने के लिए क्या सरकार आपके घर आई थी या आप सरकार के पास गए थे? आप सरकार के पास गए थे, आपको फायदा नहीं हो रहा, आपको नुकसान नहीं हो रहा, डीलरी छोड़ दीजिए आप। मतलब ये, मैं उदाहरण और जगह पे देता हूँ कि आप उदाहरण के तौर पर हमने या आपने कोई व्यापार शुरू किया, हमको अपने व्यापार में नुकसान होने लग गया,
तो क्या हम अपने नुकसान की भरपाई के लिए दूसरों की पॉकेटमारी करें और ये तर्क दें कि हम भूखे मर रहे हैं, मेरे व्यापार में नुकसान हो रहा है, इसलिए तुम्हारी पॉकेटमारी करेंगे? तो इसकी छूट तो कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए डीलर के ऐसे तर्कों को स्वीकार नहीं करना है, उनको प्यार से कहिए कि तुमको डीलरी नहीं लाभ हो रहा है, तुम डीलरी छोड़ो। इसलिए आपको डीलरी करनी है, आपको अनाज कम देना है, आपको जितनी मात्रा में अनाज देना है उतना ही देना है। उसके लिए किसी भी तरह के तर्क को स्वीकार न आप कर सकते हैं, न किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात तो नहीं आ पाई, देखिए, और ये काम न आयोग कर सकता है, न कोई अधिकारी कर सकते हैं, ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। और आप करेंगे तो आप अपनों का भला करेंगे, आप नहीं करेंगे तो आप अपनों का ही नुकसान करेंगे। जो आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग राशन कार्ड लिए हुए हैं जो पेंशन भी ले रहे हैं, अच्छी खासी जमीन भी है, या एक तरीके से कहें कि राशन कार्ड बनने जिनका रद्द हो उसकी जो पात्रता है रद्द होने की वो पूरी करते हैं, मतलब उनका राशन कार्ड सरेंडर हो जाना चाहिए। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों को भी गांव में ऐसे लोग होंगे जो संपन्न हैं लेकिन राशन कार्ड रखे हुए हैं और राशन कार्ड ले रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि वो हर व्यक्ति की जानकारी रखते हैं। अब आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके आयोग को, अधिकारियों को इस आशय की जानकारी दें कि ये लोग हैं जो संपन्न हैं या राशन कार्ड रखने की जो पात्रता है उस परिधि में नहीं आते हैं। अब ऐसा करने मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राशन कार्ड पाने वालों की या जो जरूरतमंद है जिनको राशन कार्ड चाहिए, ऐसे लोगों की भी आपके पंचायत में अच्छी संख्या होगी। जो अधिकारी ये कह के राशन कार्ड नहीं बना रहे होंगे कि नहीं अभी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी होगा तो बनेगा। तो वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी कैसे बनेगा? जब गैर जरूरतमंद लोग हटेंगे तो जगह बचेगी तो जरूरतमंद आएंगे। तो इसलिए अगर आप जरूरतमंदों को चाहते हैं कि उनका राशन कार्ड बने, एक सुझाव बार बार आता है जो जिस पर आयोग गंभीरता से पत्र लिखने को विचार कर रहा है और विभाग से हम लोग बात भी करेंगे। ये कई जिलों से ये सुझाव आया कि सर अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने जो संपन्न लोग हैं उसकी नाम कटवा दिए तो ये प्रावधान होना चाहिए कि हमारे ही पंचायत के नाम के लोगों का नाम जुड़े। अगर 25 लोगों का हमने नाम कटवाया तो हमारे ही पंचायत के 25 लोगों का जुड़ना चाहिए। ये बिल्कुल उचित सुझाव है और आयोग इससे सहमत है, इस दिशा में आयोग काम कर रहा है। लेकिन हमको पहले एक कदम आगे बढ़ाना होगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके विभाग को अवगत कराना होगा ताकि ऐसे लोगों को नाम काट दिया जाए। अगर मान लीजिए कि अभी के प्रावधान के अनुसार आपके पंचायत के लोगों का नाम न जुड़ पाए तो जिस भी पंचायत के नाम के लोगों का नाम जुड़ेगा वो एक जरूरतमंद ही तो जुड़ेगा, वो आप ही के राज्य के हैं। अभी हो सकता है आपके पंचायत का ना हो लेकिन आप ही के राज्य के किसी जिले से किसी पंचायत के लोग जुड़ेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसमें अगर आप ये भाव रखिएगा कि नहीं हम किसी का नाम कटवाएंगे तो मेरा दुश्मन हो जाएगा, मेरा वोट खराब हो जाएगा, हमको क्या ज़रूरत है किसी से दुश्मनी मोल लेने का, तो ये भाव अगर रखिएगा तो फिर समाज नहीं सुधरेगा। समाज में अच्छी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति में संवेदनशीलता होती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आपके अगल बगल में, आपके राज्य में, आपके पंचायत में, आपके जिले में कोई भी व्यक्ति भूख से मर जाए, क्योंकि अगर भूख से कोई व्यक्ति मरता है तो वो व्यक्ति नहीं मरता है बल्कि उस राज्य, उस जिले, उस पंचायत के हर व्यक्ति की मानवता मरती है। व्यक्ति नहीं मर रहा है, पूरी मानवता मर जाएगी। इसलिए आप लोगों को ये भाव जगाना होगा कि ये हम सबकी जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी है। मैं और दूसरी बात जो मैं हर जगह भूल जाता हूँ और आज भी भूलने की कगार पर था, मैडम को देखते ही याद आ गया। आज खाद्य आयोग ने इस बार हालांकि घोषणा पिछले साल ही की थी लेकिन इस साल उसको क्रियान्वित करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। आयोग ने यह तय किया है कि NFSA से जुड़ी योजनाओं को
बेहतर क्रियान्वयन करने में जिले के 3 मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जो जिले में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पर आएंगे उसको 9 दिसंबर को आयोग रांची में सम्मानित करेगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, मापदंड क्या होंगे, वो सब निर्धारित कर लिए गए हैं। उन सब की जानकारी आपको जिले के और वीडियो के माध्यम से सबको आपको एक एक प्रति दे दी जाएगी। इसलिए आप अगर बेहतर काम करेंगे तो आयोग आपकी प्रशंसा भी करेगा, आपको पुरस्कृत भी करेगा। और इतना ही नहीं करेगा, जो जिले में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होंगे वहाँ पर आयोग की टीम आएगी, आपकी प्रोफाइलिंग करेगी, आपकी वीडियो बनाएगी, आपके बारे में अखबारों में, टीवी माध्यमों से प्रसारित कराया जाएगा कि ये एक अनुकरणीय मुखिया हैं, उन्होंने ये काम किया है, इनके काम का अनुसरण औरों को करना चाहिए ताकि आपको भी ख्याति मिले और आपके लोगों को अधिकार मिले। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों से आग्रह ये करूँगा कि अगर कोई शिकायत हो तो लिखित दें, सुझाव हो तो दें, और कोई जानकारी लेनी हो तो हमसे ले सकते हैं। क्योंकि अमूमन अन्य जिलों का जो मेरा अनुभव है, लोग अपनी शिकायतों पर आ जाते हैं कि अमुक डीलर ये करता है, अमुक डीलर ये करता है। तो शिकायत के निवारण की एक प्रक्रिया है, वो आप लिखित शिकायत देंगे तो उसका निदान किया जाएगा। अब इस संवाद का औचित्य इसलिए है कि हम भी ये चाहते हैं कि कोई नई जानकारी मिले तो आयोग को भी लाभ हो, और कोई सुझाव आपका हो तो हम भी आपके सुझाव के माध्यम से सरकार तक उस सुझाव को प्रेषित कर पाएँ। आप किसी एक्ट के किसी धारा में किसी प्रावधान पर आपको कोई दुविधा हो तो वो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं उपलब्ध हूँ, माइक एक एक कर जो भी बोलना चाहे, सवाल हो, सुझाव हो जी, जो कोई बात रखना चाहें। तो पहले ये सतर्कता समिति के बारे में बता रहे थे, इनको माइक दे दीजिए। सभी को जोहार। मंच पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, डीडीसी सर, डीएसओ मैडम, डीएसडब्ल्यू मैडम, डीओ सर एवं यहाँ उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी मुखियागणों को हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। सर, सतर्कता समिति है कि जो भी समिति बना है उसमें मुखियागण को पद अध्यक्ष बनाया गया है और उसमें वार्ड सदस्य को भी रखा गया है ताकि जाकर वहाँ रिपोर्टिंग करें, जांच पड़ताल करें, ताकि वहाँ की राशन वितरण प्रणाली में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, यही है। और मेरा सवाल है कि अभी भी हमारे पंचायत में वैसे लोग हैं जो राशन से वंचित हैं, जिनका ऑनलाइन किया गया है लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है। कहीं डीएसओ में पेंडिंग है तो कहीं डीएसओ से पेंडिंग है, या लगभग 1 साल या 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके चलते उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और दूसरी समस्या है कि अभी फिलहाल में पिछले मंथ में एक आदमी ने राशन उठाया और इस मंथ में उनका नाम कट गया राशन कार्ड से, ये समस्या आ रही है। और किन्हीं का अपने आप राशन डिलीट हो जा रहा है। तो यही सब कारणों से बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम लोग उनको सोल्व नहीं कर पा रहे और ना उनको बता पा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के कारण हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, जिनको अगर हम लोग नहीं सुलझा पाएंगे या सोल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है और दुख की बात है। धन्यवाद। गंभीर बात, दुखी होइए, ये आपका अधिकार है, ये आपका स्वभाव है, लेकिन दुखी होके बैठ मत जाइए। हम आपके बारी बारी से अपने 3 सवाल जो हम समझ पाए आपकी पूरी बातों पे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि सतर्कता समिति के बारे में आपने कहा, सतर्कता समिति के बारे में आपको जानकारी है। दूसरा सवाल आपका ये था कि कुछ लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं लेकिन उनका बन नहीं पा रहा है, चाहे डीएसओ लेवल पे, डीएसओ लेवल पे। अभी अपने संबोधन में मैंने अपनी बात रखी। देखिए, किसी चीज़ को के मूल को समझिएगा तो आपको परेशानी समझ में आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा विस्तार से, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात जो कही वो विस्तार से मैं अपनी बात नहीं रख पाया, इसीलिए दुविधा है। मैं उसको फिर विस्तार से रखता हूँ। देखिए, वैकेंसी क्या होता है, मैं उदाहरण के तौर पर संख्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत सरकार ने तय किया कि मैं सपोज 2000 लोगों को राशन उपलब्ध कराऊंगा। राज्य सरकार को भारत सरकार ने कहा कि आप किन्हीं 2000 लोगों की सूची भेजिए जिसको हम राशन देंगे। झारखंड सरकार ने 2000 लोगों की सूची भेज दी।
तो उनका पीएच कार्ड और अंत्योदय कार्ड बन गया। तो राज्य सरकार को ये लगा कि नहीं, ये जो जितनी संख्या में राशन कार्ड बनाया गया है ये पर्याप्त नहीं है, इसमें हमारे बहुत संख्या में जरूरतमंद छूट जा रहे हैं। तो राज्य सरकार ने तय किया कि नहीं ठीक है, 1000 लोगों का हम ग्रीन कार्ड बनाएंगे। 3000 लोग आ गए। ये संख्या लाखों में है, उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए आपको हम संख्या का उल्लेख कर रहे हैं। अब 3000 लोगों का की जगह थी, 3000 लोग बन गए। अब जो अगले लोग आएंगे उनका तो नहीं बन सकता क्योंकि जगह नहीं है। जैसे अभी इस हॉल में जितने सीटें हैं उतने लोग आ गए, वो बैठ गए। उसके बाद जो लोग आएंगे वो चाहे शारीरिक रूप से आपसे कमजोर हो या मजबूत हो, वो विषय नहीं है, जगह नहीं है, उनको वापस कर दिया जाएगा कि नहीं अब जगह नहीं है, आप नहीं बैठ सकते हैं। उसी तरीके से राशन कार्ड में भी होता है। इसलिए मैंने पहले क्या आग्रह आप लोगों से किया कि जब तक गैर जरूरतमंद लोगों को नहीं डिलीट किया जाएगा, जरूरतमंदों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। इसलिए इसके लिए सिर्फ देखिए, किसी भी चीज के लिए किसी को कोसना, किसी पर दोष मढ़ देना सबसे आसान है, लेकिन उसका समाधान क्या है? हम समस्या की चर्चा करेंगे तो हम समृद्ध समाज नहीं बना सकते हैं। हमको समाधान पर की चर्चा करनी होगी, इसका समाधान क्या है, इसके समाधान हम कैसे पा सकते हैं। तो हमने समाधान के ही रास्ते आपको बताए। आपने जो कहा, मैं इसके लिए अधिकारी को मैं क्लीन चिट भी नहीं दे रहा हूँ और दोषी भी नहीं मान रहा हूँ। हो सकता है कि वैकेंसी नहीं रहने की वजह से नए लोगों का नाम नहीं जुड़ पा रहा है, और अगर आपको ये लगता है कि वैकेंसी है और जानबूझकर नहीं जोड़ा जा रहा है तो उसके लिए आयोग है। आप आयोग पर को इस बातों की लिखित शिकायत कीजिए, आयोग जांच करवाएगा, पड़ताल करेगा। अगर जानबूझकर विलंब किया जा रहा है तो कार्रवाई करेगा, और अगर वैकेंसी नहीं होने की वजह से नाम नहीं जोड़ा पा रहा है इसमें आयोग भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग अपना प्रयास मत छोड़िए। जैसे मैंने शुरू में कहा, दुखी होइए लेकिन दुखी होकर घर मत बैठ जाइए। प्रयास करते रहिए अपने अधिकारों को लेने के लिए, खुद भी जागिए और को भी जागिए। जी और कोई है? जी झारखंड सरकार के अध्यक्ष महोदय और सदस्य, हमारे जिला के डीडीसी सर एवं रामगढ़ जिला के सभी पदाधिकारीगण, हमारे रामगढ़ जिला के मुखियागण, हमारे पत्रकार बंधु, सभी को झारखंडी जोहार। सर, आप जो बोले स्कूल में हम लोग जाते हैं तो स्कूल में यही बात बोलता है, जैसे कमी कुछ पा गए तो बोलता है कि हम लोग को 7 महीना से नहीं आया है स्कूल में पैसा, तो हम लोग किसी तरह चला रहे हैं। आंगनबाड़ी जाइएगा तो वही बात बोलेगा। और सर, आपदा मत से बोले प्रत्येक लाभुक को 10 केजी चावल देना है, तो प्रत्येक महीना जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको देना है कि एक ही महीना दे के छोड़ देना है। और सर, इस बार मेरा गोला प्रखंड रखो पंचायत से आते हैं सर, इस महीना राशन विलम्ब से आया है, अभी वितरण हो रहा है, तो डीलरों के द्वारा अभी बोला जा रहा है कि राशन जिला से कम मिला है। तो सर इसमें, और मैडम बोली कि सर जो पर्ची निकालता है ऑटोमेटिक, जो मैडम बोली 100% सही है कि पर्ची सर कोई नहीं देता है, मांगने पर बोलता है कि मेरा मशीन खराब है। तो सर इससे आग्रह है अध्यक्ष महोदय से कि सर जनप्रतिनिधि वार्ड हो चाहे मुखिया को, प्रत्येक पंचायत में 13 है 15 वार्ड है, तो हम लोग प्रत्येक वार्ड को प्रत्येक महीना एक डीलर यहाँ बैठा सकते हैं कि वितरण के समय कि लाभुक को सही अनाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फॉर्मेलिटी जो सतर्कता समिति बनाया गया है, परिणाम पर हम लोग जाते हैं तो बोलता है कि हम लोग को अनाज बोरा फटा हुआ मिला है, वजन करके नहीं मिलता है, तो हम लोग तो कम देवे करेंगे। इसलिए सर आग्रह से आपसे आग्रह है कि सब पर विचार और सुझाव। धन्यवाद। ठीक है, आप इन बातों को लिखकर शिकायत कीजिए आयोग के पास, ताकि आयोग कार्रवाई कर पाए। दूसरी चीज जो मैंने पहले भी कहा, देखिए कोई भी डीलर अगर ये तर्क देता है कि हमको पीछे से अनाज कम मिल रहा है, तो उस डीलर से ये पूछिए कि तुम अनाज कम क्यों ले रहे हो।
वो डीलर को कहिए कि भाई वो डीलर भी आपके समाज का आदमी है, उसको कहिए कि अगर कोई अधिकारी तुमसे घूस ले रहा है, घूस लेकर अनाज कम दे रहा है, तुम उस अधिकारी का नाम बताओ, आयोग कार्रवाई करेगा। देखिए, जब तक आप लोगों के तर्क स्वीकार करते रहेंगे तब तक समस्या का निदान नहीं होगा, क्योंकि तर्क किसी भी चीज़ के दिए जा सकते हैं। इसलिए आपके सुझाव से हम सहमत हैं। उस दिशा में आयोग क्या पहल कर सकता है, क्या और बेहतरी हो सकती है, हम आपके सुझाव को लिख रहे हैं। हम इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार करेंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि अब तक जो अधिकार मिले हुए हैं, हम उस अधिकार का तो इस्तेमाल करें। क्या आपने सदस्यता समिति की बैठक की कार्रवाई की प्रति कभी आयोग को भेजी? कभी आपने एसी को, डीजीआरओ को भेजा? जो अधिकार मिले हैं हम उसका तो इस्तेमाल करें। अब हमको साइकिल चलानी आती नहीं है और हम पिताजी से लड़ रहे हैं कि हमको मोटरसाइकिल खरीद के क्यों नहीं दे रहे हैं आप? पिताजी आपको यही कहते हैं कि बेटा पहले साइकिल तो चलाओ, साइकिल चला के दिखाओ तो मोटरसाइकिल खरीद देंगे। तो वही बात है कि अभी आपके पास जो है उसका तो बेहतर इस्तेमाल कीजिए। बेहतरी हर चीज़ की संभव है, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होता है। इसलिए आपको जो अधिकार अभी मिले हुए हैं उस अधिकार पर आप कितने खड़े उतरते हैं ये पहले आप देखिए, उसका बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी से हम आपके सुझाव से सहमत हैं जी। और यहाँ पे उपस्थित अतिथिगण को मेरा जोहार और विभिन्न पंचायतों से आए मुखियागण को मेरा जोहार। सर, हम पूछना चाह रहे हैं कि मिट्टी तेल मतलब क्या मामला है? जैसे कि बार बार फोन आ रहा है कि मुखिया जी हम 100 रुपया कहाँ से लाएंगे मिट्टी तेल? सर, मेरा एरिया सीसीएल क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ लाइन की व्यवस्था मतलब अच्छी रहती है, तो मिट्टी तेल का कोई उपयोग ही नहीं होता। तो मिट्टी तेल का मैंने बोला जा रहा है कि अगर मिट्टी तेल हम नहीं ले रहे हैं तो 50 रुपया हमको कमीशन के तौर पे मांगती है डीलर में। तो हम मतलब मिट्टी 50 रुपये देगी तो राशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब मिट्टी तेल लेना ही लेना है, हम लोग को कमीशन भरना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि इसका डीएसओ बताइए, इसका क्या मामला है मिट्टी तेल का? नहीं सर, जैसे कि देखिए उपयोग नहीं हो, समझ में आ गया कि जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा है मिट्टी का तेल लेने के लिए। बताइए इसका क्या निदान है? सर, ऐसा मामला तो नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि उसको कमीशन देना पड़ता है तो अलग से उसको 50 रुपया दिया जाए। नहीं बोले कमीशन हम लोग को देना ही पड़ता है। आप मतलब कि नहीं, आप ऐसा है मैडम, आप इस आशय की लिखित शिकायत इनको पूरे विस्तार से दे दीजिए, फिर ये कार्रवाई करेंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए, ये भारत का संविधान कहता है कि किसी भी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसके विवेक पर है। आपका बात से मैं सक्षम हूँ, लेकिन आप जो हम मेरे द्वारा जो शिकायत आई हम आपके पास। हाँ बिल्कुल, हम सहमत हैं। मेरा आपने इतना कष्ट उठाया, एक मेरे आग्रह पर और थोड़ा कष्ट उठा लीजिए कि आप इसी आशय की लिखित जानकारी डीएसओ को दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। कार्यक्रम में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय, मंचासीन तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित तमाम मुखियागण, सभी को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार करता हूँ। सर, मेरा एक सवाल है। मैं नगर परिषद से आता हूँ, मेरा वार्ड संख्या 19 है, मेरा गांव हो गया खैर। मेरा यहाँ सर 2 डीलर है और एक डीलर के पास इतना ही कार्ड का संख्या है, लगभग 600 कार्ड है। और वहाँ पर जब भी राशन लेना होता है, एक आदमी को कम से कम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन 10 से 15 दिन तक चक्कर लगाना होता है। आपसे सर यही आग्रह था, वो समस्या हर महीना रहता है सर, बहुत पैसा छूट भी जाता है। मतलब कोई काम अगर काम करने वाला आदमी है, वो राशन लेने पर डे सुबह पर डे सर वो सुबह 5 बजे ही आके लाइन लगाता है, तो वो समस्या सर दिन पर दिन मेरे पास एनी टाइम आते रहता है। तो मैं सर आग्रह करूँगा, इससे पहले 3 कोटा था सर, एक सस्पेंड हो गया था, तो अगर सर एक कोटा वहाँ पर अगर दे दिया जाए तो पब्लिक का वो जो समस्या है तो 10-15 दिन जो लगाता है सर लेने में, क्योंकि काम धंधा छोड़ के हम चावल लेने के चक्कर में लग जाते हैं,
तो सर उस समस्या का समाधान हो सकता है। इसका सर सुझाव कुछ चाहिए। इसका लिख लीजिएगा इनका, देखिए क्या जो संभव है, क्या कोई निदान संभव है क्या, नहीं तो इसका क्या उपाय है। 600 कार्ड एक जगह, एक डीलर पर 600 कार्ड है। देखिए मुखिया जी, हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपका सवाल है तो हमको कहना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। अभी सरकार ने नया अनुज्ञप्ति देने पर रोक लगा रखी है, नई अनुज्ञप्ति दी नहीं जा रही है। समस्या सिर्फ आपके ज़िले में नहीं है, ये राज्य के कई जिलों में ये समस्या आ रही है। दिक्कत क्या होता है कि कोई डीलर गड़बड़ी करता है, वो सस्पेंड हो जाता है, वो राशन का नहीं बांट सकता है, और नई अनुज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है। तो जो बच जाते हैं उन्हीं पर सस्पेंड हुए डीलर की भी भोक्ता वहीं जाते हैं। तो इसका निदान हम आपको आयोग झूठा आश्वासन दे दे, हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। जी सर। फिलहाल ये नीतिगत विषय है और आयोग नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। हम नीतिगत निर्णय के संदर्भ में सुझाव दे सकते हैं। हम इस संदर्भ का सुझाव पहले ही विभाग को भेज चुके हैं कि ये समस्या है, इसका ये कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। आप जो कर रहे हैं ये सिर्फ आपके जिले या आपके पंचायत तक सीमित नहीं है, ये राज्य भर में ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि नई अनुज्ञप्ति देने पर प्रतिबंध है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि नई अनुज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे। जो सस्पेंड हो गए उस दुकानदार के जितने ग्राहक हैं वो आसपास के डीलर से अटैच कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि उस डीलर के यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। भीड़ बढ़ जाएगी तो आप जो कर रहे हैं उस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो इसका ठीक है, आपकी सुझाव मैंने लिख लिया, मैंने फिर स्मारित कर दूंगा सरकार को, विभाग को, कि इस समस्या का जल्दी निदान किया जाए, क्योंकि इससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। हम आपकी दिक्कत से सहमत हैं, लेकिन फिलहाल निदान कर पाने में असमर्थ हैं। एक सर इसमें थोड़ा सा एक बात बोलना चाहेंगे, क्यों ना हम उस डीलर, जैसे डीलर का है कि वो डीलर बोलता है कि मेरा 7-8 तारीख या 15 तारीख के बाद ही वो राशन काटता है सर, तो हम लोग तो उसको एक कर सकते हैं कि उसका जो राशन मिलता है सर वो हम लोग तो जल्दी वहाँ पतरातू से हम लोग मिलता है, वो जल्दी दे करके कम से कम 20 दिन बांटे, 15 दिन बांटे, तो एक वो जो संभव है तो आप DSO मैडम के साथ बैठ जाइए और बैठकर जो संभव होगा संबंधित वीडियो जो DSO हैं उनसे जो भी संभव, देखिए कानून के परिधि में, प्रावधानों के परिधि में जो संभव होगा वो किया जाएगा। नहीं करें तो आयोग को शिकायत करें। धन्यवाद सर। ठीक है। माननीय अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग और राज्य खाद्य आयोग सदस्य महोदया, DDC सर और तमाम प्रखंड के यहाँ DDO सर और सभी प्रखंड के मुखियागण और यहाँ उपस्थित मीडिया, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन जोहार करती हूँ। सर मैं साड़म पंचायत के मुखिया हूँ और मेरा साड़म गांव है और एक टोला है जलती बेड़ा, उस साड़म से 15-20 किलोमीटर दूर है और चारों तरफ घना जंगल है। वहाँ से लाभू गाड़ी में आते हैं और चारों तरफ जंगल है, वहाँ से आते हैं और साड़म से ले जाते हैं राशन। तो कोई पैसा प्रावधान है कि वहीं जाके डीलर बांट दे या फिर उधर के ही डीलर में उन सबको नाम ऐड किया जाए? इसमें आपको सर इसमें जवाब देना चाहेंगे सर कि ये जो भी लाभुक हैं यदि वे अपना डीलर चेंज करना चाहते हैं जो उनके घर के नज़दीक हो, हाँ लिखित तो वो दिए नहीं, लिखित नहीं देना है मैडम। हाँ। उसमें आपको प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन अप्लाई करना है, डीलर चेंज का ऑप्शन आता है। जो भी कार्डधारी है अगर वो चाहते हैं किसी और डीलर से लेना तो वो संबंधित डीलर के नाम से प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सर इसका लिखित मैं वीडियो को भी दी हूँ, एमओ को दी हूँ। एमओ सर बोले कि इसको देखेंगे, जिला अप्रूवल करा के देखेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई नहीं ये मैडम ये देखिए ये तत्काल हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 कार्ड 1 नेशन में ये होने का प्रावधान है। अगर मान लीजिए कि प्रज्ञा केंद्र में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, संबंधित वीडियो है क्या? संबंधित वीडियो है, वीडियो तुम ही हो, ये क्या इनको क्यों दिक्कत? इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये नए सर इनको नहीं दिए। कोई बात नहीं है, नया भी सीखता ही है, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता है, यही सीखता है। तो ये देख लो, इनसे बातचीत नहीं हुआ उस बारे में। कोई बात नहीं, ये जो संभव होगा ये करेंगे। ये बिल्कुल ये आपका अधिकार है, हर लागू का अधिकार है
क्योंकि ये जानकारी आप लोगों को और देंगे, ये जिला में हमको लगता है नहीं हुआ है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। भारत सरकार ने एक नई स्कीम लाई है जिसको कहा जाता है वन कार्ड वन नेशन, मतलब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी लाभुक जहाँ चाहे, सिर्फ अपने पंचायत ही नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, अगर उसका आधार सीट है, तो वो देश के किसी कोने में कहीं से भी राशन दे सकता है। इसलिए पंचायत के दूसरी डीलर से नहीं ले पाने का तो कोई वजह ही नहीं है, आप देश के किसी भी कोने से ले सकते हैं। इसलिए ये अगर तकनीकी कारणों से किन वजहों से नहीं हो पाया है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी वीडियोस आप देखेंगे आपसे, तो इनसे मिलके क्या है देख के जो संभव होगा कर देंगे। और सर मेरा और एक क्वेश्चन है, मेरा कुजू कला स्कूल में 5वां क्लास तक चलता है प्राथमिक विद्यालय, उसमें एक ही टीचर है सर, ऐसा कोई प्रावधान है जो और एक ये देखिए मैडम, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। खाद्य आयोग सिर्फ भोजन में अगर कोई दिक्कत है तो हम, चूँकि मेरी भी एक सीमा है, जैसे आपकी सीमा है ना, आप अपने पंचायत से बाहर नहीं जा सकते हैं, उसी सिर्फ खाद्य आयोग NFSA से बाहर नहीं जा सकता है। नहीं सर, अभी बोल रहे थे ना, सर बोल रहे थे नहीं, वो सर बोल रहे थे तो वो सर से बात कर लीजिएगा, अगर मदद कर दें तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, अगर, लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है उनको सवाल पूछने दीजिए जी। ऐसा है, वो हमको अपने संबोधन में ये बात रखनी चाहिए थी, अच्छा हुआ कि आपने पूछ दिया। देखिए उसमें प्रावधान ये है कि अगर किसी ज़रूरतमंद को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, ये सुन लीजिए सब, बड़ी गंभीर बात है, जो भुखमरी के कगार पर है, जिसको आपको आकस्मिक निधि से बाजार मूल्य पर अनाज खरीद के देना पड़ा, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको ये देखना कि उसका राशन कार्ड तुरंत बन जाए, उसके लिए संबंधित अधिकारी के पास आवेदन देना। संबंधित अधिकारी नहीं, मान लीजिए कि PH कार्ड बन रहा है, अंत्योदय बन रहा है, तो उनको ग्रीन कार्ड बन जाए, या नहीं बनता है तो जब तक उसके लिए भुखमरी की स्थिति है तब तक आप उपलब्ध करा सकते हैं। उसमें मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी को भूखे मरने नहीं छोड़ा जा सकता है। विकल्प ये है कि आप उनको राशन कार्ड के लिए दें, आप लिखें कि ऐसे ऐसे आकस्मिक निधि से इनको राशन उपलब्ध कराया गया है, अब अगर इनका राशन कार्ड नहीं बनेगा तो पुनः आकस्मिक निधि से हमको अनाज देना पड़ेगा, और राशन कार्ड नहीं बनता है तो आप आकस्मिक निधि से दोबारा भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की अन्न के अभाव में मौत नहीं होनी चाहिए, मूल विषय वस्तु ये है। मुखिया के साथ संवाद में उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग, साथ उनके सदस्य DDC सर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं तमाम प्रखंड के विकास पदाधिकारी, साथ ही पंचायत, तमाम पंचायत रामगढ़ जिला के मुखियागण, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग का सवाल कुछ हम लोग को बहुत तरह के था, लेकिन आप बोले कि लिखित पर ही मतलब जाना है, तो मैं अब लिखित पर ही जाऊँगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे चीज़ है जो बोलना जरूरी होता है। कुछ सवाल है कि अभी जो राशन आवंटन हो रहा है तो बहुत लाभुक शिकायत करते, कुछ चावल में कुछ मिलावटी टाइप के आ रहा है चावल, तो उसका सैंपल भी हम लेके आए हुए हैं, और गांव की महिलाएं देखते हैं कि चावल बिजली अलग से, मतलब उसमें सफ़ेद सफ़ेद मतलब छटा हुआ चावल निकलता है, तो सैंपल लेके आए हैं, तो हम चाहते हैं कि ले लें, इसकी जांच हो। नहीं, इसमें एक सेकंड आप नहीं, हम रोक के फिर हम भूल जाएंगे, मेरे दिमाग में तब जाएगा, आप उसके बाद बोल दीजिए। देखिए इसमें ऐसा क्या है कि एक भारत सरकार की स्कीम है, ये झारखंड में नहीं है, ये भारत सरकार का निर्णय है और हर राज्य में ये लागू है। लोगों की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उसमें जैसे एक बोरा चावल है, उसमें 100 ग्राम फोर्टिफाइड चावल क्या होता है, उसमें पौष्टिकता डालकर उसको मशीन से तैयार किया जाता है और एक मूली में 100 ग्राम मिलाया जाता है। ये सिर्फ आपके जिले में नहीं है, कई जिलों से ये शिकायत आई है। इसकी वजह ये है कि इसका जिस स्तर से प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए, उस स्तर तक नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोर्टिफाइड ही है, हो सकता है वो अन्य मिलावट भी हो,
कि ये चीज़ जानना कहे कि ये जानकारी का अभाव के चलते ग्रामीण ये कहीं भी मतलब एक मैसेज आ रहा है कि वास्तविक में प्लास्टिक का चावल मिला है। और हम लोग को भी ये चीज़ की जानकारी नहीं होने के कारण आज हमको यहाँ इस बात को रखना ये देखिए जरा ये प्रचार प्रसार करवाइए कि ये फोर्टिफाइड राइस जो मिलाया जा रहा है, ये चाईबासा से भी शिकायत आ रही है। उनको ये लगता है कि ये कंकड़ है, पत्थर है या कुछ चावल मिला हुआ हो तो चुन के फेंक देते हैं। तो उनको लगता है कुछ मिला के भेजा जा रहा है। अच्छा, वो फोर्टिफाइड राइस है जो मिला के नहीं दिया जाता है, उसमें डीलर की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, एक शिकायत और भी है सर कि गाँव जैसे जितने भी डीलर तो महीने में जैसे चावल आ जाता है तो उसका सूचना सारे नागरिकों के हो जाना चाहिए। उसमें समय लिमिट कर दिया गया है कि मतलब आप इतना तारीख तक ही आपको पंच मारना है, ठेपा मार देना है, चावल दे देना है। नहीं, ऐसा इसके बीच में अगर आप टाइम से अधिक हो गया तो फिर आपका चावल नहीं मिलेगा। तो ये वो सीमित समय दिया गया है और जिसके कारण से प्रत्येक लाभुक को रिटर्न होना पड़ता है चावल इस माह करने में ले सकता है। नहीं, ऐसा महीना तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा अगर है तो आप शिकायत कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए मेरा मुखिया जी ये कहना है, अच्छा है कि आपने अपनी बात रखी, आप बधाई के बात रखें। मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि सपोज हम आज ये संवाद नहीं करते तो आपके इलाके में ये समस्या बनी रहती। आप दोषी हैं कि नहीं? क्या खाद्य आयोग का कार्यालय आज खुला है? खाद्य आयोग का कार्यालय तो है और आप जैसे जनप्रतिनिधि मुखिया से ये अपेक्षा है कि आप ठीक है, शिकायत गलत होगी। कोई भी आदमी ऊपर से सीख के नहीं आता है ना, गलती करके सीखता है ना। जैसे आपने अपनी बात रखी फोर्टिफाइड राइस की लोगों को लगता है कि मिला के दे रहा है। लोगों को क्यों लग रहा है? जानकारी का अभाव है। तो आपको जो भी शिकायत है, जो भी बात है, आप लोग कोई भी, और आप ही नहीं, आप अपने पंचायत के हर व्यक्ति को ये कहिए कि कोई शिकायत दिखे, कुछ भी लगे तो अब तो रांची जाने वाली व्यवस्था भी हमने खत्म कर दी। आपको जो किट दी है उसमें आयोग को व्हाट्सएप नंबर है, कुछ नहीं करना है, प्रमाण के साथ आप शिकायत कर दीजिए, बाद बाकी जिम्मेवारी आयोग की है। लेकिन आप शिकायत करेंगे तब तो बच्चा कहेगा कि हमको भूख लगी है, तब तो माँ खिलाएगी। बच्चा चुपचाप बैठा है, माँ को क्या पता कि इसको भूख लगा है कि क्यों मुँह लटका के बैठा है। तो इसलिए आप शिकायत कीजिए, जो भी आपको लगता है शिकायत कीजिए, आयोग उसका निदान करेगा। अच्छा, एक और मामला है सर, जैसे 2013 जैसे शुरू में जब राशन कार्ड बना तो बहुत ऐसे लाभुक जो पूरा जो उस समय हमको लगता है कि BLO के द्वारा बनाया जा रहा था राशन कार्ड, ताकि हम लोग 2010 में मुखिया बने थे और उस समय राशन कार्ड जो नया बन के आया था तो हम लोग ये पता नहीं चल सका था कि राशन कार्ड मतलब कहाँ से किनके द्वारा बना गया। बाद में पता चला कि स्कूल के शिक्षक द्वारा ही मतलब उनको पारिवारिक डॉक्यूमेंट्स या जैसे भी जो सदस्य को जोड़कर बनाया गया था। तो उसी समय से लगभग हम पतरातू प्रखंड बलभद्रा पंचायत से हैं और करीब करीब हमको लगता है मेरे पंचायत में 20-25 ऐसे लोग हैं जो मात्र एक ही व्यक्ति का राशन कार्ड बना हुआ है और उसमें अभी तक ऑनलाइन किया, लेकिन उनके घर पे एक भी सदस्य नहीं जुड़ पाया है और एक ही व्यक्ति का राशन का लाभ लेते हैं। वो तो देखिए मैंने बहुत बड़ी समस्या है। देखिए मुखिया जी ऐसा है, मैं एक ही बात बार नहीं कहना चाहता हूँ, लोगों को नहीं जुड़ रहा है, वैकेंसी नहीं होगी कैसे जुड़ जाएगा? अब मुझे नहीं पता है कि किन वजहों से नहीं जुड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वैकेंसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकारियों की लापरवाही नहीं होती है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वैकेंसी ना हो। क्या वजह है? जैसे मैं बार कर रहा हूँ, आप लिखित शिकायत करेंगे, लिखित जानकारी देंगे तब तो आयोग जांच कराएगा। मौखिक आग्रह पर हम जांच नहीं करा सकते हैं ना। आप लिखित शिकायत करें कि ये है, इस जगह की, इस व्यक्ति की ये समस्या है, तो जांच में पता चल जाएगा कि वैकेंसी नहीं होने की वजह से नहीं जुड़ा है या अधिकारियों की या कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से नहीं जुड़ा है। तो लिखित शिकायत करेंगे तब तो। अब आपको ये लग रहा है कि आज आयोग आया है, आज शिकायत कर लें, फिर आयोग जाएगा, हम काम तेल दे के सो जाएंगे, तो इससे समस्या का निदान नहीं होगा, खाना पूर्ति हो जाएगी। हम आए, आप आए, संवाद किए, चाय नाश्ता किया, आप अपने घर, हम अपने घर, ये तो मकसद नहीं है, आयोग का मकसद ये नहीं है। आयोग नहीं, मेरा ये कहना है मुखिया जी, अच्छी बात है, आपकी जागरूकता को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये आग्रह करता हूँ कि आपने अपनी बात रखी,
आपसे आग्रह होगा कि आप तमाम बातों का उल्लेख करते हुए एक शिकायत पत्र आयोग को भेज दें ताकि पूरे मामले की पड़ताल हम करा पाएँ और फिर आपको अवगत करा पाएँ। चलिए, थैंक यू सर। मेरा सवाल है सर, जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए सर, जो गंभीर बीमारी जो उस लायक के लोग हैं, कुछ लोगों के लिए अनुमोदित किया गया है, पीएच कार्ड नहीं बने, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड बनता है सर बीमारी के लिए, उसके लिए तो कोई प्रावधान होगा ना, ये वैकेंट होता होगा, उसमें उसको एडजस्ट किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल है सर मेरा बाल विकास परियोजना से, क्या है कि सर हम लोग को आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं उन लोगों के पास जो पोषाहार, धात्री महिला हो या बच्चों के लिए जो भी सामग्री आती है वो हम लोग से दूर रहता है। एक्चुअली हम लोग क्या होता है सर कि इतना काम रहने के कारण सेंटर में नहीं जा पाए। तो पहले क्या होता था कि 2010 से 15 के बीच में कि आंगनबाड़ी की सेविकाएं लोग कुछ होती थी कि हम लोग के यहाँ से आके अप्रूवल लेके ब्लॉक में जाके वो लोग वोचर जमा करते थे, तो हम लोग को मालूम होता था कि ये सरकार द्वारा इनको ये चीज़ मिला जो उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं किया। अभी वैसा हम लोग से सर कोई प्रावधान नहीं है सर, बस इसी को जानना है। क्या सुझाव क्या है आपका? सुझाव यही है सर कि आंगनबाड़ी के जो भी आंगनबाड़ी में बाल विकास परियोजना में जो भी किट आते हैं, इसे यहाँ पे बोला जाए सर, इतना तरह के सामग्री आते हैं धात्री महिलाओं के लिए, जो पुष्टाहार हो या बच्चों के लिए जो कुछ भी हो, क्या आता नहीं आता वो तो जानकारी से दूर है, हम लोग यही से जानना। मतलब आपको जानकारी मिल जाए जी, लिख लेता। अच्छा सुझाव। चलिए आप इनसे इनको दे दीजिए, आगे बैठे हैं। हाँ, राशन कार्ड में तो मान रहे कि नाम ऐड नहीं हो रहा वैकेंसी के चलते, लेकिन नाम अगर डिलीट भी किया जा रहा है तो वो भी चीज़ नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो गंभीर विषय है, वो डीएसओ को मैंने आज सुबह कहा भी है, ये गंभीर विषय और है। डीलर भी चेंज करना है तो वो भी चीज़ नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये हो जाना चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा। ये मैडम देखिए, ये डिलीट वाला दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो हमको तो प्रॉम्प्टली जल्दी डिलीट कर पाएंगे तो हम वैकेंसी क्रिएट करेंगे। हाँ नहीं, वो देख लीजिए। अभी कुछ चूँकि जितने अधिकारी हैं अभी आए हैं तो इनको थोड़ा समझने में लग रहा है, तो हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं, लेकिन ये डिलीट होने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम समझ हैं आपसे। और सर एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी विभाग के अधिकारी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम लोग को भी जोड़ा जाए ताकि सीधा मैसेज हम लोग तक आ सके। ये देखिए, आप कुछ तो अधिकारियों को भी काम करने की अपनी आज़ादी आप दीजिए। इन्होंने अपना नंबर शेयर किया, ये क्या करें वो इनका विषय है। आप क्या करें, आप अपने तक, अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन बेहतर करेंगे तो दूसरों की इनसे अपेक्षा करते हैं। फिलहाल तो आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप अपनी शिकायत रखिए, उससे निदान नहीं होगा तो फिर अगली कड़ी के बारे में हम विचार करेंगे। अभी तो सबने, मैंने सभी अधिकारियों की तारीफ की कि अब तक जितने जिलों का भ्रमण किया हूँ, पहला जिला है जहाँ अधिकारियों ने स्वतः अपने नंबर सार्वजनिक किए, तो इसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। और आगे के सुझाव तब देखेंगे जब ये अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए पत्राधिकारी प्रखंड